हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एजुकेशन वर्ल्ड। वेलकम टू योर क्लास। हम जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए इंडियन इकोनॉमी के रोज एमसीक्यूज डील कर रहे हैं, तो आज का सेशन भी हम स्टार्ट करते हैं। आप चाहे कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे हो, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है या आप यूपीएससी के लिए अपेयर करने वाले हो, तो ये सारे इकोनॉमिक्स इंडियन इकोनॉमी को लेके एमसीक्यूज हैं जो आपकी हेल्प करेंगे एग्जाम को क्वालिफाई करने में। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग ऐसे लेके आते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, डिफरेंट एग्जामिनेशंस में कवर किए हुए होते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। विद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आबिद हुसैन कमिटी रिलेटेड? आबिद हुसैन कमिटी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी है। आबिद हुसैन कमेटी 1997 में बनाई गई थी। अब जितने भी कमेटीज रहती है ना, उनके जो चेयरमैन रहते हैं उनके नाम पे उस कमेटी का नाम पड़ जाता है। तो ऑब्वियसली इस कमेटी के चेयरमैन कौन थे? आबिद हुसैन। टोटल इसमें 9 मेंबर्स थे इंक्लूडिंग चेयरमैन। चेयरमैन को इंक्लूड करते हुए इसमें टोटल 9 मेंबर्स थे। इनका रिकमेंडेशन जो था वो रिलेटेड टू था स्मॉल इंडस्ट्रीज के रिलेटेड। इनका कहना ये था कि स्मॉल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने से अच्छा ये है कि उनको प्रमोट किया जाए। अगर आपको पेपर में 4 रिकमेंडेशंस थी इनकी, वो भी मैं आपको लिखवा देती हूँ क्योंकि पेपर में पूछी जा सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकमेंडेड बाय द आबिद हुसैन कमेटी? तो पहला रिकमेंडेशन इनका था प्रोटेक्शन शुड बी रिप्लेस्ड बाय प्रमोशन। प्रोटेक्शन शुड बी रिप्लेस्ड बाय प्रमोशन, ताकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाए। सेकेंड इनका रिकमेंडेशन था कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कि जो हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं जितनी भी, उनको अच्छी इफेक्टिवली उनमें काम हो, इसीलिए उनका कुछ स्टेक जो है वो कॉर्पोरेटाइज किया जाए, प्राइवेटाइज भी किया जाए या अच्छे हाथों में लिया जाए। देन मार्केटिंग असिस्टेंस के ऊपर फोकस किया जाए ताकि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनके प्रोडक्ट्स की प्रॉपर मार्केटिंग हो पाए। तो ट्रेनिंग ऑन द मार्केटिंग असिस्टेंस इसका थर्ड रिकमेंडेशन था। एंड फोर्थ रिकमेंडेशन वाज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन क्लस्टर्स की। एक पोर्शंस क्लस्टर की अगर हम बात करें ना, वो होता है एक लाइक काइंड ऑफ, जैसे एक डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट में एक एक पोर्शन डिवाइड कर दिया, एरिया बेसिस पे उसको डिवाइड कर दिया। जो डिवीजन हम लोग करते हैं दैट इज नॉन एज क्लस्टर। क्लस्टर बोला जाता है इसको। तो इसमें था इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको डेवलप करना है छोटे छोटे पोर्शंस में बांट के। कहने का मतलब ये है कि एरियाज डिवाइड कर लेंगे एंड देन उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट करेंगे। तो 4 इसकी रिकमेंडेशंस थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच ईयर was the आयुष्मान भारत योजना लॉन्च? आयुष्मान भारत योजना जो है ना, ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी, वर्ल्ड लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। वर्ल्ड लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है आयुष्मान भारत योजना। इंडिया में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये जो है वो लागू की गई है। इसका जो कवर है ना, इंश्योरेंस कवर, वो 5 लाख तक का है, अप टू 5 लाख है। कब ये लॉन्च की गई थी? 25 सितंबर 2018 की। और यही हमारा क्वेश्चन है कि आयुष्मान भारत योजना कब लागू की गई थी? 25 सितंबर 2018 में। वर्ल्ड की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम यही पे है। ये नेशनल हेल्थ NHPM, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन के अंदर लॉन्च की गई है। नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन के अंडर इसका लॉन्चिंग है। और आपने सुना होगा PMJ, जे मीन्स जन आरोग्य योजना। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा ये गवर्न की जाती है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंश्योरेंस स्कीम आयुष्मान भारत योजना, जन आरोग्य योजना भी इसको कहा जाता है। प्रधानमंत्री जी के नाम पे प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान, इस तरह से इसका नाम भी आपको सुनने को मिल सकता है। कब लॉन्च किए गए थे? 25 सितंबर 2018 में। The next is the soon to be launched tokenization is related to। अब ये जो टोकनाइजेशन की बात कर रहे हैं ना, टोकनाइजेशन क्या है? हमारे इंडिया में टोकनाइजेशन की रिकमेंडेशंस आ चुकी हैं। इसको कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन भी कहा जा सकता है। आपको इस तरह से भी पेपर में देखने को मिलेगा ये COF टोकनाइजेशन, यानी कि कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन। कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन कार्ड ट्रांजैक्शन से ये रिलेटेड है। इसका मतलब ये है कि जितने भी कार्ड आप यूज करते हो, स्मार्ट कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, उसके नंबर पे, उसकी जगह एक आपको ऑल्टरनेट नंबर मिलेगा जिसको टोकन कहा जाता है, ऑल्टरनेट कोड। टोकन इज जस्ट एन ऑल्टरनेट कोड फॉर इन प्लेस ऑफ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड ऑल। तो ये 1 जनवरी
2022 को अनाउंस कर दी गई थी। अभी कुछ देर इसके सबसे पहले इंडिया में अनाउंस हुई थी 2019 में। 2019 में सबसे पहले अनाउंस हुई थी 1 जनवरी 2022 से ये स्टार्ट भी कर दी गई है। नेक्स्ट इज द आयुष्मान भारत योजना विल प्रोवाइड द इंश्योरेंस कवर। जो मैंने आपको भी बताया 25 सितंबर 2018 को ये लॉन्च की गई थी। जन आरोग्य योजना भी इसको कहा जाता है। ये नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के अंडर आती है, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन के अंडर। इसको वर्ल्ड की सबसे बड़ी लार्जेस्ट इंश्योरेंस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया है। इसका इंश्योरेंस कवर जो है वो कहां तक है? 5 लाख तक। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग हु हैड कंपाउंडिंग द बिग पुश मॉडल। अब बिग पुश मॉडल की अगर हम बात करें ना, तो इसके लिए नाम सुना जाता है पॉल रोजेनस्टाइन रॉडल। पॉल रोजेनस्टाइन रॉडल। अब ये पढ़ने की जरूरत क्यों है? देखो, जो रॉडल ने बिग पुश मॉडल लॉन्च किया है, ये किसके लिए बनाया गया है? कहते हैं कि वेलफेयर इकोनॉमिक्स। अब देखो, इकोनॉमिक्स अपने वर्ड सुना होगा, हम ऑब्वियस उसी के क्वेश्चंस कर रहे हैं। वेलफेयर इकोनॉमिक्स को डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स भी कहा जा सकता है। किस तरह से यूज करना है हमने वेलफेयर इकोनॉमिक्स और डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स को अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की डेवलपमेंट के लिए, उसके लिए जो मॉडल लॉन्च किया गया है उसको बिग पुश मॉडल कहा जाता है। किस तरह से हम अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज को डेवलपिंग या फिर डेवलप्ड इकोनॉमीज में तक उनको लेके जाएंगे, मतलब उसमें से हम ग्रोथ और डेवलपमेंट के जो रेट है उसको इंक्रीज करेंगे। तो ये जो मॉडल बनाया था, ये पॉल रोसेनस्टाइन रॉडल ने बनाया। ये वेलफेयर इकोनॉमिक्स का या डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का पार्ट है। डेवलपमेंट और वेलफेयर इकोनॉमिक्स का पार्ट है। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन इंडिया। कम्युनिटी डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम है वो गांधी जी की जन्म जयंती पे अनाउंस किया गया था 2 अक्टूबर को। ईयर आपको याद रखना पड़ेगा 1952। 2 अक्टूबर 1952 को कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। टोटल इसमें मिला के 55 कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स थे। 55 कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स। ये क्वेश्चन बड़ी बार पेपर में पूछा गया। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कब स्टार्ट किया गया था, क्यों किया गया था? जो पुअर पीपल है ना, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने के लिए, टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर पुअर पीपल। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर पुअर पीपल। ठीक है, राइट आंसर इज 2 अक्टूबर 1952। नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैज अ ग्रेटर पोटेंशियल इन इंडिया। अगर हम इंडिया की बात करें ना, तो सबसे बड़ा पोटेंशियल जो है दैट इज इन सोलर पावर। सोलर पावर में इज अ काइंड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। इसका सबसे बड़ा ग्रेटर पोटेंशियल माना जाता है, कहाँ पे माना जाता है? इंडिया में माना जाता है। अगर पूरे वर्ल्ड के लेवल पे देखा जाए तो फिर हाइड्रो पावर का माना जाता है। हाउ कैन द इंडियन इकोनॉमी डिस्क्राइब? अगर इंडियन इकोनॉमी को डिस्क्राइब करना पड़े तो हम किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे? ये क्वेश्चन ना बड़े अलग अलग ऑप्शंस के साथ आता है। कई बार आता है लैंड स्कैर्सिटी या लेबर सरप्लस, ऐसे ऑप्शंस दिए होते हैं। तो हमारी इकोनॉमी लैंड सरप्लस है, सॉरी लेबर सरप्लस है, लैंड स्कैर्स है। और इंडियन इकोनॉमी अगर इन ऑप्शंस के हिसाब से हम डिवाइड करें तो बैकवर्ड या स्टैग्नेंट नहीं है, डेवलपिंग है, अंडर डेवलप्ड या डेवलप नहीं है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारी इकोनॉमी को एग्रेरियन इकोनॉमी भी माना जाता है। और हमारे एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, जिसका मतलब ये है उतने लोगों की जरूरत नहीं है जितने लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे टर्शरी सेक्टर का है, यानी सर्विस सेक्टर का है। इसी के साथ हमारी इंडिया को डुअल इकोनॉमी भी बोला जाता है। डुअल इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है उसमें ये माना जाता है कि जो एग्रीकल्चर है वो अंडर डेवलप्ड होता है, मतलब देयर इज लेस यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, और जो इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है वो डेवलप्ड होता है। तो हमारे इंडिया में इंडस्ट्रियल बहुत अच्छी है और एग्रीकल्चर कम डेवलप्ड है, तो इसीलिए हमारे इंडिया को डुअल इकोनॉमी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज रिकमेंडेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द फिस्कल काउंसिल। अगर हम फिस्कल काउंसिल की बात करें तो कौन सी कमेटी ने रिकमेंड कराया था? इसके लिए देखो एक एक्ट है FRBM, फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। कब लॉन्च किया गया था? 2003 में। व्हाट इज द फुल फॉर्म? दैट इज फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट है 2003 में इसको लॉन्च किया गया था। इसके अंडर NK सिंह कमेटी बनी थी। NK सिंह उसके चेयरमैन थे। NK सिंह कमेटी बनी थी जिन्होंने ये कहा था कि हमें फिस्कल काउंसिल बनाने की जरूरत है, और इसके लिए जनवरी 2017 में उन्होंने अपने रिकमेंडेशंस जो हैं वो सबमिट करवाई थी। इसके लिए
एक्ट भी बना हुआ है, दैट इज फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। अलग अलग टाइम्स पे अलग अलग इम्प्रूवमेंट्स के लिए रिकमेंडेशन देने के लिए कमेटीज बनाई जाती हैं। तो एनके सिंह के द्वारा कमेटी बनी थी 2017 जनवरी में, उन्होंने अपने रिकमेंडेशंस जमा करवाए और उनका कहना ये था कि फिस्कल काउंसिल जो है वो हमें कमेटी बनानी पड़ेगी, मतलब फिस्कल काउंसिल को बनाना पड़ेगा। फिस्कल काउंसिल एक तरह की कमेटी है जो प्रमोट कर, जो क्या प्रपोज करती है कि किस तरह से हम लोग फिस्कल डेफिसिट्स को या फिस्कल फ्रेमवर्क जो है वो इंडिया का उसको मैनेज करेंगे। इसमें कुल मिला के जो होते हैं ना 2 मेंबर्स होते हैं, चेयरमैन होता है, 2 members 1 chairman, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग, which one among the following is the parliamentary committee for the auditing of the expenditure of government of India। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो अकाउंट्स बनाना ना कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा बनाए जाते हैं, चेक किए जाते हैं। उसके बाद में जिसके द्वारा चेक किए जाते हैं ना, दैट इज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, पीएसी। एक क्वेश्चन पेपर में जो पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मैं बात कर रही हूँ, विच कमेटी इज नॉन एज पोस्टमार्टम कमेटी। पोस्टमार्टम कमेटी भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को बोला जाता है। पोस्टमार्टम कमेटी, आपको ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, विच कमेटी इज नॉन एज पोस्टमार्टम कमेटी, दैट इज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। कब बनाई गई थी? 1921 में बनी थी। 1921 में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनी थी। कब क्योंकि ऊपर लिखा हुआ पार्लियामेंट्री कमेटी है, तो ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। काम इसका क्या होता है कि जो कंट्रोलर ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट्स बनाई है, चेक कर रही है, वो सारे फाइनेंशियल अकाउंट्स को ऑडिट करना, प्लस गवर्नमेंट के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर्स को ऑडिट करना। कुल मिलाकर इसके 22 मेंबर्स होते हैं। इसके मेंबर्स की बाइफरकेशन जानना जरूरी है। इसमें से जो 15 होते हैं वो लोकसभा के होते हैं, और जो पीछे बचे 7 जो होते हैं वो राज्यसभा के होते हैं। क्लियर? तो आपको याद क्या रखना है, 1 साल का इसका टेन्योर होता है। फिस्कल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो पोस्टमार्टम कमेटी इसको कहा जाता है। 1921 में बनी थी, 22 मेंबर है, 15 लोकसभा के हैं, 7 राज्यसभा के हैं। Next is the Chakravyuh challenge has been a menace for the Indian economy. Which of the following are the measures of the government to counter this problem? चक्रव्यूह चैलेंज है क्या, पहले इसके बारे में जानते हैं। चक्रव्यूह चैलेंज ये था कि अब जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन कहने का मतलब ये है कि आप एंट्री करते जाते हो प्राइवेट सेक्टर में, प्लस मार्केट में एंटर करते जाते हो, नई फॉर्म्स एग्जिस्टेंस में आती जा रही है, नई फॉर्म्स ओपनिंग होती जा रही है, बट मार्केट्स में से निकलने के लिए मतलब एग्जिट प्लान नहीं है। तो इसको ये कहा जाता है कि सोशलिज्म, मतलब इसके लिए जो टैगलाइन यूज की जाती है ना, वो ये यूज की जाती है, मूवमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मूवमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। यहाँ पे मैं आपको सारा मेंशन करके दे रही हूँ, फ्रॉम सोशलिज्म। सोशलिज्म पता ना, हमने हमारा सोशलिज्म पे चलता था, देन हम लोगों ने 1991 में इसको कैपिटलिज्म में डिवाइड कर लिया, मतलब कन्वर्ट कर लिया था। सोशलिज्म विद लिमिटेड एंट्री टू मार्केटिज्म, जहां पे हम डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस की वजह से प्राइसेस डिटर्मिनेशन होता है विदाउट एग्जिट। ये प्रॉब्लम जो है ना, दैट इज चक्रव्यूह चैलेंज। जिसके कहने का मतलब ये है कि लॉट ऑफ एम्प्लॉइज, लॉट ऑफ बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स आर एंटरिंग इनटू द मार्केट, बट देयर इज नो प्रॉपर फिनोमेना ऑन हाउ टू एग्जिट। अरुण जेटली जी जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, तब उन्होंने चक्रव्यूह चैलेंज की बात करी थी। ठीक है, आपको ये भी बताना चाहिए, क्योंकि एग्जिट करने के लिए एग्जिट कॉस्ट रहती है, इम्पेंडेड एग्जिट कॉस्ट भी इसको बोलते हैं। 3 तरह की रहती है, ये पेपर में पूछा जा सकता है कौन कौन सी होती है। फिस्कल होती है, इकोनॉमिक होती है और पॉलिटिकल होती है। ठीक है, मार्केट में एंटर तो कर जाते हो, पर वाइंड अप करने में लॉसेस इनकर होते हैं, प्रॉफिटेबली वाइंड अप नहीं हो पाता। सबसे पहले ये जो टर्म यूज की गई थी ना, ये इकोनॉमिक सर्वे 2015-16 में की गई थी। इकोनॉमिक सर्वे कौन पब्लिश करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पब्लिश करती है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पब्लिश करता है, क्या पब्लिश करता है? इकोनॉमिक सर्वे। बनाता कौन है? प्रिपेयर्ड बाय, पब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। बनाता कौन है? इकोनॉमिक डिवीजन। अलग अलग डिपार्टमेंट्स होता है ना, तो जो डिपार्टमेंट है इकोनॉमिक अफेयर्स का, उसकी इकोनॉमिक डिवीजन बनाती है उसको, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की इकोनॉमिक डिवीजन जो है वो इसको बनाती है। सबसे पहला इकोनॉमिक सर्वे कब बना था? 1951 में हुआ था। ठीक है, तो राइट आंसर ये है चक्रव्यूह चैलेंज को लेके कि कौन से मेजर्स गवर्नमेंट ने लिए इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में। उन्होंने ये किया कि कंपटीशन को प्रमोट किया जाए प्राइवेट सेक्टर के थ्रू।
Next is which of the following macroeconomics indicators are calculated with the base year of 2011-2012. अब तो रिकमेंडेशन ऐसी भी आई है कि 2011-12 के बेस ईयर को चेंज करके 2017-18 का बेस ईयर जो है वो लिया जाए। लास्ट वाला बेस ईयर जो था ना वो 2004-05 था, उसके बाद में चेंज होकर 2011-12 आया। 2011-12 के बाद रिकमेंडेशन चल रही है कि 2017-18 जो है उसको बनाया जाए। अब IIP की अगर हम बात करें, ये होता है ये भी पता होना चाहिए, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसको बनाने के लिए 2011-12 को बेस लिया जाता है। कौन पब्लिश करते हैं? CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। WPIS, होलसेल प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स कौन पब्लिश करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कौन बनाता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। दोनों में फर्क है, WPI और CPI में यही फर्क है कि बनाते दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, मतलब और भी डिफरेंसेस हैं पर ये दोनों मिनिस्ट्रीज अलग अलग हैं। नेशनल अकाउंट्स पे 2021-2022 के बेसिस पे बनते हैं, तो सारे ही आंसर करेक्ट है, डी ऑप्शन राइट आंसर है। चीफ रेगुलेटर ऑफ इंडेक्स फ्यूचर्स मार्केट इन इंडिया, फॉरवर्ड मार्केट्स कमीशन, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन इज द राइट आंसर। SSC CHSL के पेपर के लिए बड़ा जरूरी क्वेश्चन है ये। इंडेक्स फ्यूचर्स का चीफ रेगुलेटर मार्केट में कौन है? फॉरवर्ड मार्केट कमीशन है। फॉरवर्ड मार्केट कमीशन को वैसे 2015 के आसपास SEBI में मर्ज कर दिया गया था, ये डिवीजन ऑफ SEBI का होता है, डिवीजन ऑफ सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि SEBI, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कब बनाया गया था? क्योंकि इनका मैटर ज्यादा ये करता है, ये कब बने थे? 1953 में इसको बनाया गया था। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे? मुंबई में। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि FMC, जैसे अब चीफ रेगुलेटर इंडेक्स फ्यूचर्स का कौन है? फॉरवर्ड मार्केट कमीशन। फॉरवर्ड मार्केट कमीशन के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कब बना था, हेडक्वार्टर्स कहाँ पे? नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज रिस्पांसिबल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज एंड टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट इन इंडिया। इसके लिए जो बना हुआ दैट इज SEBI, दैट इज सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 12 अप्रैल 1992 में बनाया गया था, 12 अप्रैल 1992 में बनाया गया था। हेडक्वार्टर्स इसके कहाँ पे है? मुंबई में है, ये आपने याद रखना है। विद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मालेगम कमेटी एसोसिएटेड। अच्छा, मालेगम कमेटी की अगर हम बात करें ना, इसके जो चेयरमैन है, पहले उसका नाम याद करो, येज़दी हिरजी मालेगम। यहाँ पे मैं नाम लिख रही हूँ, येज़दी हिरजी मालेगम। माइक्रो फाइनेंस से रिलेटेड है ये। वैसे भी ये कमेटी जो है, इसने ये भी प्रपोज किया था, ये भी रिकमेंडेशन की थी कि किस तरह से जो बैड डेट्स हैं, किस तरह से जो डिफॉल्ट लोन्स हैं उनको कवर किया जाए। माइक्रो फाइनेंस के लिए भी ये कमेटी जो है वो बनाई गई थी। येज़दी हिरजी मालेगम कमेटी इनको बोला जाता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। मालेगम कमेटी की अगर हम बात करें तो ये जो पर्सन है येज़दी हिरजी मालेगम, इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। ये ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के 1979-80 में प्रेसिडेंट भी रहे, ठीक है। फरवरी 2018 में ये कमेटी बनी थी, इन्होंने ये रिकमेंडेशंस दी थी। वैसे भी ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ RBI, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ RBI में का मेंबर भी रह चुके हैं। नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म। माइनर कभी भी पार्टनर नहीं बन सकता। पर्सन ऑफ द एज लेस देन द 18 कैन नॉट बी अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म में वो पार्टनर कभी भी नहीं होगा। Which of the following categories does not come under the priority sector lending in India? अच्छा, RBI के अकॉर्डिंग जो सेक्टर्स अनाउंस किए गए हैं ना प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में, पहले हम उसकी बात करते हैं। उसमें सबसे पहले आता है एग्रीकल्चर, दूसरा आता है MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, तीसरा आता है एक्सपोर्ट क्रेडिट, चौथा आता है हाउसिंग, पांचवा आता है एजुकेशन। ये सारे याद कर लेना। एजुकेशन, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसका पार्ट है, मतलब अनाउंस किया गया प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर इसमें अनाउंस किया गया या अदर एक्सेट्रा।
अब इनमें से कौन सा नहीं है, हेल्थ सेक्टर इसमें नहीं है। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जो है ना 1972 में सबसे पहले ये टर्म यूज की थी कृष्णा स्वामी ने। Who defined this term for the first time in 1952? कृष्णा स्वामी। एमवी नायर कमेटी एक कमेटी है, नाम याद कर लो, कमेटी इंपॉर्टेंट होती है नाम याद करना, क्योंकि इट वाज रिलेटेड टू प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। एमवी नायर की कमेटी जो है ये 2020 वाली कमेटी, ये किससे रिलेटेड थी, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग से रिलेटेड थी। अब तो ये कर दिया गया कि स्टार्टअप्स को 50 करोड़ तक का जो एरिया, मतलब 50 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट करने वाले स्टार्टअप्स को जो एग्रीकल्चर में या एमएससी सेक्टर में, उनको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में अंडर कवर किया जाता है। Which of the following statement is not correct regarding the headline inflation? अब दो ही तरह की इन्फ्लेशन रहती है, एक रहती है हेडलाइन, एक रहती है कोर। कोर इन्फ्लेशन को हम यूज करते हैं लॉन्ग टर्म मॉनेटरी पॉलिसी, शॉर्ट टर्म मॉनेटरी पॉलिसी बनाने के लिए। हेडलाइन इन्फ्लेशन को हम यूज करते हैं लॉन्ग टर्म मॉनेटरी पॉलिसी बनाने के लिए। हेडलाइन इन्फ्लेशन है क्या, हेडलाइन इन्फ्लेशन का दायरा बड़ा कोर इन्फ्लेशन से। हेडलाइन इन्फ्लेशन ये है कि टोटल इन्फ्लेशन कितनी है, एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम अगर हम स्टडी कर रहे हैं उसमें जितनी इन्फ्लेशन है दैट इज हेडलाइन इन्फ्लेशन। जब उसमें से हम लोग वॉलेटाइल कमोडिटीज जैसे कि फूड हो गया, ईटेबल्स होगी, इनकी इन्फ्लेशन यानी इनके प्राइसेस हम डिडक्ट कर देते हैं, फिर जो हम इन्फ्लेशन स्टडी करते हैं उसको हम लोग कोर इन्फ्लेशन कहते हैं। बट हेडलाइन इन्फ्लेशन का नाम अंडरलाइन इन्फ्लेशन नहीं है। तो देखो विच इज द नॉट करेक्ट, ये टोटल इन्फ्लेशन है, ये ठीक है। डज नॉट टेक अकाउंट ऑफ द सर्विस सेक्टर, ये भी ठीक है। डिफर्स फ्रॉम द कोर इन्फ्लेशन, ये भी ठीक है। इट इज नॉन एज अंडरलाइन इन्फ्लेशन, ये गलत है, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इट इज नॉट अंडरलाइन इन्फ्लेशन। नेक्स्ट इज नरेगा स्टैंड्स फॉर, दैट इज नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बाद में इसको क्या जाना गया, मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में आया था। स्कीम क्या थी कि 100 डेज के लिए अनस्किल्ड लेबर को जॉब प्रोवाइड की जाएगी, उनको काम प्रोवाइड किया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाएगी, एंड देन दे विल गेट टू लर्न अबाउट दैट। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर ही आता है नरेगा, और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अनाउंस करा था। नेक्स्ट वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म्स फिस्कल रिफॉर्म्स गवर्नमेंट हैज अडॉप्टेड। ये मैंने आपको पहले भी बताया, एनके सिंह कमेटी थी ना, उसने फिस्कल काउंसिल की एस्टैब्लिशमेंट की बात की थी। फिस्कल रिफॉर्म्स क्या होता है, फिस्कल पॉलिसी रिलेटेड टू द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की जितनी इनकम है, जितना खर्चा है, उसके लिए जो पॉलिसी बनती है दैट इज फिस्कल पॉलिसी। तो फिस्कल रिफॉर्म्स होते हैं कि किस तरह से हम बजट डेफिसिट को कम करें, फिस्कल डेफिसिट को कम करें, एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करें, रेवेन्यू इंक्रीज करने की कोशिश करें। इस तरह के रिफॉर्म्स को फिस्कल रिफॉर्म्स कहा जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाल ही में जो किया ना, दैट इज ब्रिंगिंग डाउन द फिस्कल डेफिसिट टू अ पर्टिकुलर लेवल बाय एन एक्ट ऑफ लॉ। इसके लिए जो एक्ट है, फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी एंड FRBM, फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 में आया था। तो ये मेजर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लिया गया। आज भी हम लोगों ने काफी अच्छे क्वेश्चंस करे हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी तरह से हम लोग डेली जो है वो इंडियन इकोनॉमी कवर करेंगे। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करो, साथ ही साथ इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करो, आपको डेली अपडेट्स जो हैं वो मिलते रहेंगे। साथ ही साथ हम लोग इंडियन इकोनॉमी का अच्छे से आपका ये जो पोर्शन है वो प्रिपेयर हो जाए फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। सो अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक करो। डेली हम लोग 10 o'clock जो है वो इसी तरह से मिला करेंगे और इंडियन इकोनॉमी को और ज्यादा जो है वो हम लोग लर्न करेंगे फॉर द एग्जामिनेशंस। थैंक यू।